हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बेसिक स्टूडेंट नोट्स में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम विद्युत रसायन वाले चैप्टर में वैद्युत अपघटनी विलयनों का चालक को पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, इसको समझने के लिए सबसे पहले मुझे कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स बताने होंगे। जो फॉर्मूला है उसको समझेंगे। देखते हैं कि मेरे पास कुछ महत्वपूर्ण पद हैं। अब महत्वपूर्ण पद वो क्या है, आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा कि R इजिकल टू रो एल अपॉन ए है, एक फॉर्मूला होता है। ये समझाऊंगा कि कहाँ से आया, कैसे आया, और उसके अकॉर्डिंग ही हम इसको समझेंगे वैद्युत अपघटनीय विलयनों का चालकत्व को। देखते हैं कि R क्या होता है। सबसे पहले मैं R के बारे में बता दूं। R होता है प्रतिरोध। प्रतिरोध को इंग्लिश में रेजिस्टेंस बोलते हैं। रो होती है रोहो, इसको बोलते हैं रोहो। रोहो को क्या बोलते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसको समझने के लिए बहुत अच्छे तरीके से समझते रहना, क्योंकि आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है और इसको समझने के लिए आपको ये समझना जरूरी है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हो गया। अगर हमारे पास स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसको दूसरा नाम हमारे पास प्रतिरोधकता भी होता है। प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता होती है रेसिस्टिविटी। ये वर्ड्स क्योंकि इनमें बच्चे रिल जाते हैं, प्रतिरोध, प्रतिरोधकता, चालकत्व, चालकता, चालक, विशिष्ट चालकता, ये चीज़ थोड़ा ध्यान से, ये सारी चीज़ समझेंगे इसमें हम। रेजिस्टेंस, ये रेसिस्टिविटी होता है, रेसिस्टिविटी। क्लियर है? तीनों चीज़ के बारे में देखते हैं। अब एल क्या होती है? लंबाई। किसी मतलब कि हमारे पास कोई अनुप्रस्थ काट के जो क्षेत्रफल होता है, एक तो क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट है हमारे पास, वो अनुप्रस्थ मतलब अनुप्रस्थ क्या होता है पहले तो ये समझ लो। कोई अगर हमारे पास लकड़ी का टुकड़ा है तो हमने उसको काट दिया, तो जो काटने पर जो एरिया वो मिला, क्षेत्रफल जो काटने पर वो मिला, मैंने इसको देखा ऐसे करके दिखा दिया, ये ए होता है। तो इसको बोलते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। समझ में आई बात? जो क्षेत्रफल होता है वो मीटर स्क्वायर में होता है, और जो इसकी लंबाई होती है वो एल होती है मीटर में। एल समझ में आ गई, लंबाई, ए समझ में आ गया मैं। अब ये फॉर्मूला, तो जो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूं कि अगर जो लंबाई है वो प्रतिरोध के अनुत्क्रमानुपाती होती है। प्रतिरोध के कैसे है? आर जो है वो प्रतिरोध के अनुत्क्रमानुपाती होगी लंबाई के। ठीक है ना? अब एल की लंबाई के अनुत्क्रमानुपाती, और जो क्षेत्रफल है वो प्रतिरोध के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती है तो दोनों को मिलाएंगे तो आर अनुत्क्रमानुपाती एल अपॉन ए। इसको हटाएंगे तो रोह लग जाता है। आर इज इक्वल टू रोह इंटू एल अपॉन ए। ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा कहाँ से आया। अब इस फॉर्मूले के बारे में हम समझेंगे थोड़ा सा क्या चीज़ है। देखते हैं कि आर इज इक्वल टू रोह एल अपॉन ए, सबके बारे में आपको पता ही चल गया। अब देखेंगे कि किसी चालक में, हमारे पास कोई चालक है, अगर उसमें इलेक्ट्रॉन किसी भी चालक में प्रवाहित करते हैं तो उसमें विद्युत धारा उत्पन्न होती है। ठीक है ना भाई? हमारे पास कोई भी एक लोहे का तार है, कुछ भी है, तो मैंने उस पर क्या है, इलेक्ट्रॉन करंट फ्लो कर दिया। करंट फ्लो करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगे तो उसमें करंट फ्लो होने लगेगा। अब बात है कि अगर करंट फ्लो हो रहा है तो वो करंट फ्लो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। तो वो इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। वे मुक्त इलेक्ट्रॉन जो उस तार पर, मतलब कि जब करंट फ्लो होता रहेगा तो आगे उस पर दूसरे आयन होते हैं, वे दूसरे आयन क्या करेंगे? उसको बहने वाले दर को रोकेंगे। जो रुकावट उत्पन्न होती है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रतिरोध बोलते हैं। बात आई समझ में? कोई भी करंट जब हम फ्लो करते हैं तो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, वो मुक्त इलेक्ट्रॉन के जो दूसरे आयन होते हैं उस पर विद्युत का प्रवाह का रुकावट उत्पन्न करते हैं। उस रुकावट को क्या बोलते हैं? प्रतिरोध बोलते हैं। अब जितना लंबा तार होगा उतना ही करंट फ्लो होगा, उतनी रुकावट हमें देखने को मिलेगी। समझ में आई बात? तो जितना चालक की लंबाई होती है उतना ही आपको रुकावट देखने को मिलेगी, मतलब उतना ही प्रतिरोध आपको देखने को मिलेगा। और जो वो रुकावट होती है उस रुकावट में अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आर जो होगा वो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के क्या होगा? क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो आर होगा वो क्या होगा? अनुत्क्रमानुपाती होगा प्रतिरोध के, है ना? तो सॉरी, आर क्या होता है? अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के प्रतिरोधी व्युत्क्रमानुपाती होगा, और जो लंबाई होगी उसकी वो उसके अनुक्रमानुपाती होगी। क्लियर? और जब दोनों को मिलाते हैं तो हमारे पास क्या बनता है? आर अनुत्क्रमानुपाती एल अपॉन ए बनेगा। इसको हटाने के लिए हमारे पास, अनुत्क्रमानु हटाने के लिए इसको क्या बोलते हैं? रोह एल अपॉन ए। बात आ गई समझ में? ये चीज
आर इजिकल टू रो एल अपॉन ए। अब इस फॉर्मूले का हमारे पास ये फॉर्मूला तैयार हो गया। ये फॉर्मूला आया कहाँ से था, ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम इस फॉर्मूले को अपोज कर देंगे, मतलब उल्टा कर देंगे। तो आर क्या होता है, वो बन गया 1 अपॉन आर। रो क्या है, इसको बन गया 1 अपॉन रो। और एल अपॉन ए का बन गया ए अपॉन एल। ये फॉर्मूला आपको पता चल गया होगा। तो इसके अकॉर्डिंग अब क्या क्या है, ये चीज़ बड़े ध्यान से समझना है कि आर क्या होता है और 1 अपॉन आर क्या होता है। इसको ही समझने के लिए मेन फोकस करोगे, क्योंकि वर्ड्स ये थोड़े छोटे छोटे भी वर्ड्स आपको मिस्टेक कर देंगे। थोड़ा ध्यान से समझना कि आर क्या होता है। जब हमने उल्टा कर दिया था तो 1 अपॉन आर बन गया। तो आर तो हमारे पास बन गया प्रतिरोध। एक सेकंड में दूसरे पेपर पे लिख देता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या बन गया, आर हमारे पास क्या है, प्रतिरोध। ठीक है जी, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। ये वर्ड्स बड़े ध्यान से समझते रहना। रो क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध, हम रो को दूसरा नाम भी बोला गया हमने, उसको क्या बोलते हैं, प्रतिरोधकता। क्योंकि ये आपको मिस्टेक कर देते हैं, तो इसलिए थोड़ा नोट्स भी करते रहना इनको। इंग्लिश में इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं और इसको रेस्टिविटी बोलते हैं, रेस्टिविटी। ठीक है जी। एल क्या होती है, लंबाई होती है। लेंथ बोल देते हैं। ए क्या होता है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ए क्लियर है। आगे देखते हैं, जो हमारे पास आर को हमने अपोज करा था 1 अपॉन आर बन गया, उसको हम जी बोलते हैं। जी, जी क्या होता है, चालकत्व। बड़े ध्यान से समझना, 1 अपॉन आर को हम क्या बोलते हैं, जी, चालकत्व। चालकत्व का मतलब दूसरा मतलब प्रतिरोध का उल्टा कर दिया हमने, प्रतिरोध का व्युत्क्रम। समझ में आई बात। 1 अपॉन आर हो गया। अब हमने क्या करा, रो का 1 अपॉन रो कर दिया, जिसको हम के बोलते हैं। के मतलब कापा, कटप्पा नहीं, कापा। समझ में आ गया। कापा क्या होता है, कापा अलग चीज है, के ए डबल पी ए, कापा। तो कापा होती है चालकता। चालकता मतलब इसको दूसरा हम विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम भी बोलते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम, बता के समझ में। तो विशिष्ट प्रतिरोध का जब हमने व्युत्क्रम, ये इसको दूसरा नाम भी होता है, इसको विशिष्ट चालकत्व भी बोलते हैं। विशिष्ट चालकत्व, नाम ना रिले इसलिए मैंने सबको अलग अलग करके लिखा दिया कि जी होता है चालकत्व और के होता है विशिष्ट चालकत्व। समझ में आ रही ना बात, ये ध्यान से देखते रहना। और अब हमारे पास जब हमने ये सारी चीज़ समझ ली है, तो हम फॉर्मूले में रखेंगे। पहले तो सबसे पहले क्या रखा था हमारे पास, क्या था कि जो फॉर्मूला था, फॉर्मूले में क्या है, 1 अपॉन आर को क्या बोल देंगे हम, इसे यहाँ से हटाई दो। 1 अपॉन आर को क्या बोला हमने यहाँ पे, ये जी बोलते हैं, जी। और 1 अपॉन रो के इंटू ए अपॉन एल, ये हमारा एक मेन फॉर्मूला हो गया। इसके अकॉर्डिंग ही हम वैद्युत अपघटनीय विलयनों का चालक तो ज्ञात करेंगे। अब बात करते हैं, हमारे पास एक नोट है, फॉर्मूला। नोट क्या है, नोट क्या है हमारे पास, वो नोट देखते हैं कि L अपॉन ए जो होता है उसको हम जी स्टार बोलते हैं। जी स्टार होता है सेल स्थिरांक, सेल स्थिरांक। ठीक है। जब जी स्टार सेल स्थिरांक होता है तो L अपॉन ए, तो L अपॉन मतलब इसकी जगह मैं यहाँ पे रख दूंगा, इस फॉर्मूले में रख दूंगा, तो L अपॉन ए। तो G इज इक्वल टू के इंटू एल अपॉन ए, मतलब अपॉन में जी स्टार आ जाना। तो के का क्या मान निकल गया आया, जी इंटू जी स्टार। समझ में आ गया जी ये फॉर्मूला। तो के इज इक्वल टू जी इंटू जी स्टार, जी स्टार। ये चीज़ हमारे पास, ये फॉर्मूला भी आपको पता चल जाना चाहिए। ये इंपोर्टेंस फॉर्मूला है, और जिसके अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला है वो कौन सा फॉर्मूला था हमारे पास, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए वाला है। इनकी सबकी वैल्यूज आपको पता चल गई होगी। अब एक चीज़ आपको ध्यान से समझना है कि अगर जी विद्युत अपघटनीय विलयनों का चालक तो निकालना, तो हम इस फॉर्मूले को ध्यान में रख के उसको तब हम निकालेंगे।
तो G इज इक्वल टू के इंटू ए अपॉन एल। हमने सारे के पॉइंट्स मतलब सबके मतलब हमने जान चुके थे, ये रहा। तो हमने क्या जाना था सबका, ये चीज़। तो अब हमने इंग्लिश में भी वर्ड आपके पता चल गए होंगे। एक और बता दूं आपको कि ये जो चालकत्व है, चालकत्व को कंडक्टेंस बोलते हैं, कंडक्टेंस, ठीक है जी। और चालकता होती है कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी। विशिष्ट चालक होता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ठीक है। ये वर्ड्स बड़े ध्यान से समझना है, इनको हम आगे भी पढ़ेंगे। ये चीज़ आगे आगे आपको समझ में भी आ जानी है और भी अच्छे से। इन वर्ड्स को ज़रा ध्यान से रखना। अब इनके बारे में हम सबके बारे में मात्रक भी देखेंगे। वे मात्रक एसआई मात्रक, एसआई मात्रक कौन से, ऐसे मात्रकों को देखेंगे, एसआई मात्रक। तो एसआई मात्रक देखते हैं कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। ओम को OHM भी बोलते हैं। ओम का एक सिंबल होता है ये, क्लियर। विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध होता है ओम इंटू मीटर, ओम इंटू मीटर। इसको हम ओम इंटू मीटर ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। लंबाई का मात्रक होता है मीटर। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है मीटर स्क्वायर। इसको जी चालक तो प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। प्रतिरोध का जो उल्टा होगा, तो जो प्रतिरोध ओम होता है तो इसका उल्टा ओम इनवर्स। इसको एस से भी प्रदर्शित करते हैं, एस होता है सीमेन, सीमेन बोलते हैं। और इसको या इस या करके ये है एस, या करके मोह भी बोलते हैं, MHO, ओम का उल्टा मोह। समझ में आ गया जी। ये तीनों चीज़ों में हम आपका कवर कर सकते हैं, मोह भी बोला जाता है। आगे देखते हैं कि के होता है कापा, कापा कंडक्टिविटी का वो क्या होता है, चालकता होती है। विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम या विशिष्ट चालकता, तीनों नाम होते हैं। ये उल्टा है हमारे पास, तो के की वैल्यू निकालनी होती है तो ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स। और जो जी होता है, जी हमने अभी पढ़ के निकाला है, सॉरी जी स्टार, एक तो जी होता है और एक जी स्टार होता है। जी हमने क्या पढ़ लिया, चालक तो पढ़ लिया। जी स्टार देख लेंगे, जी स्टार सेल स्थिरांक है, सेल स्थिरांक। सेल स्थिरांक मतलब हमारे पास इसका मात्रक होता है मीटर इनवर्स। बात आ गई समझ में। इस चार्ट के बारे में हमने आपको पूरा बता दिया, ये सारी चीज़ समझा भी दी आपको, कौन क्या चीज़ है, कैसे आपको कवर करना है इन वर्ड्स के बारे में। तो ये सारी चीज़ आपको नोट कर लेना। कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीन और नोट कर रहा तो बहुत अच्छी बात, कॉपी में नोट करते रहना। सारी चीज़ को ध्यान से पोज करके देखिए स्टूडेंट्स, ये चीज़ आपको कवर होगी। अब हम देखते हैं वैद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व कैसे ज्ञात करना है, वो इस मेन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। तो आइए देखते हैं वैद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व। देखते हैं कि हमारे पास एक मेन फॉर्मूला था, G बराबर K इंटू ए अपॉन एल, ठीक है जी। जहाँ 1 अपॉन, अगर मैं 1 अपॉन आर जी था और 1 अपॉन के क्या था हमारे पास, सॉरी 1 अपॉन रो क्या है, के है। इनका मतलब आपको पता चल गया था, मैंने आपको अभी बता गया हूँ यहाँ पे कि 1 अपॉन आर क्या है हमारे पास, चालकत्व तो है जिसको जी बोलते हैं, जी चालकत्व होता है। और के क्या होता है, कापा, 1 अपॉन रो। क्लियर है दोनों चीज़ को। अब मैं ये चीज़ आपको समझा के आ गया था। आगे देखते हैं, ये चीज़ मैंने आपके लिए लिख भी दी कि जो चालकत्व होता है प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। दूसरा पॉइंट है, चालकत्व विलयन में विद्युत धारा की सरलता की माप होती है। जो चालकत्व होता है, हम चालकत्व से विलयन की विद्युत धारा की सरलता की माप ज्ञात कर सकते हैं, वो प्राप्त हो जाती है हमारा। जो प्रतिरोधकता होती है, प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम जो होता है वो चालकता या विशिष्ट चालकता कहलाती है। समझ में आया। जो प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम होता है वो चालकता या विशिष्ट चालकता कहलाती है, ठीक है जी। प्रतिरोधकता क्या होती है हमारे पास, रो होती है। रो को हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोधकता। और जो उसका व्युत्क्रम होगा वो क्या होता है, चालकता या विशिष्ट चालकता, जिसको हम कापा भी बोलते हैं। दो चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब हम एक चीज़ पढ़ते हैं, वैद्युत अपघट्य। वैद्युत अपघटन के मतलब कि कैसे होता है। तो वैद्युत अपघटन कैसे होगा, ध्यान से समझना कि हमारे पास कोई लवण है जो जल में हमारे आयनों में टूट जाता है। फॉर एग्जाम्पल पे मैं आपको एक नमक ले लूँ, NaCl ले लूँ या KCl ले लूँ। एग्जाम्पल पे मैंने NaCl ले लिया।
अब इस NaCl को मैंने जल में डाल दिया, तो जल में डालने के बाद वो आयनों में टूट जाना पूर्णतः रूप से, मतलब कि पूर्ण रूप से आयनों में टूट गया। Na अलग हो गया, Cl अलग हो गया, तो आयनों में टूटना क्या कहलाता है? विद्युत अपघट्य कहलाता है। अब ध्यान से सुनना कि अगर आयनों में टूट जाता है तो अब कोई आपसे पूछे कि विलयन में, सॉल्यूशन में, विलयन जो होता है सॉल्यूशन, उसमें करंट क्यों लगता है? तो करंट तभी लगता है जब लवण आयनों में टूट जाते हैं। जब लवण आयनों में टूट जाएंगे तो करंट तभी लगना होगा। मतलब जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वे करंट फ्लो करते हैं। समझ में आई बात? जैसे लोहा है, लोहे आदि या मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। लोहे पर क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। विलयन में जब आयनों में टूट जाती है, विलयन जब आयनों में टूट जाती है तो विद्युत धारा देखने को मिलती है। विद्युत धारा देखने को मिलती है, तो वो विद्युत धारा जितनी लंबी होगी, जितना हमारे पास करंट फ्लो होगा, उतनी रुकावट देखने को मिलती है। वो आपको मैंने बता देता अभी कि अब जितनी भी लंबी हमारे विद्युत धारा देखने को मिलेगी हमारे पास, इसके बाद हम चालकता में ध्यान से देखेंगे चालकता क्या होती है। समझ में आई बात ये विद्युत अपघट्य की? कि क्लियर है? आयनों में टूटने को क्या कहते हैं? तभी विद्युत धारा उत्पन्न होगी। अब चालकता, कंडक्टिविटी क्या होती है? कंडक्टिविटी को देखेंगे। अब कंडक्टिविटी भी तभी होती है जब आयन, जो विद्युत अपघट्य होता है, जो लवण आयनों में टूट जाना है, तो आयनों में टूट जाएगा तो वो अलग अलग पात्रों में, मतलब कि एक पात्र है। जैसे एग्जाम्पल पे मैं आपको बता दूं चालकता के, कि मेरे पास क्या है कि एक पात्र है या बर्तन, ठीक है। इस बर्तन में मैंने जल लिया। अब जल में क्या है? वो एक लवण होता है NaCl, मान लीजिए लवण है हमारे पास NaCl। NaCl दो आयनों में जब तक टूटने का नहीं, तो वैद्युत अपघट्य कैसे होगा? वैद्युत अपघट्य होगा। तो वैद्युत अपघट्य होने पर एक पे तो कैथोड होता है, एक पे तो एनोड है, और दूसरे पे क्या होता है? कैथोड होता है। तो दो छड़ें हमारे प्राप्त हो जाती है, मतलब चार्जेस हमारे पास ये प्राप्त होगी। तो इन छड़ों का मतलब कि क्या हमारे पास? ये अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग में चलते हैं। जैसे तो एक तो मेरे पास क्या होगी? ये एनोड की, और एक होगी कैथोड की। बात आ गई समझ में? अब ये एनोड और कैथोड की दो चीज होगी, तो कंडीशन कि इनके पास इलेक्ट्रोड का जो अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होना चाहिए? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का। तो जो ए है क्षेत्रफल को बोलते हैं, वो कितना है? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इनके जो मध्य की, इलेक्ट्रोडों के मध्य की जो दूरी है वो कितनी है? 1 सेंटीमीटर होनी चाहिए, 1 सेंटीमीटर। समझ में आ गई बात? तो यदि किसी विद्युत अपघट्य के एकांक आयतन में जो फिक्स आयतन है, इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल होता है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए, तथा इलेक्ट्रोडों के मध्य दूरी 1 सेंटीमीटर हो, तो विलयन का जो चालकत्व होगा उस चालकता के तुल्य बराबर होगा। ठीक है ना? जो विलयन का चालकत्व होगा वो चालकता के तुल्य होगा। अब मैं बताता हूँ कि R इजिकल टू रो L अपॉन ए है। ठीक है? अगर L कितनी है हमारे पास? A है, मतलब कि जो मध्य दूरी है, डिस्टेंस है, वो L लंबाई है उनकी, तो L भी हमारी 1 है, और A क्या है हमारे पास? क्या है? वो भी 1 है। तो R इजिकल टू रो 1 अपॉन 1, तो R इजिकल टू कितना आ गया? रो आ गई। तो जो चालकता है वो चालकता के बराबर होता है। ठीक है ना? ये चीज़ इसी तरीके से अगर मैं फॉर्मूला हमारे पास जैसे G इजिकल टू वाला है, मैंने इसको अपोज कर दूंगा तो 1 अपॉन R इजिकल टू 1 अपॉन रो, और L अपॉन ए होता है, L अपॉन ए का A अपॉन L बन जाता है, A अपॉन L। ये चीज़ है। तो इसकी वैल्यू के लिए हम क्या बोल देते हैं? G बोलते हैं इसको, और ये क्या है? K इंटू A अपॉन L। तो A अपॉन L का मतलब क्या है? A भी 1 है और L भी 1 है, तो ये 1 है, ये भी 1 है, तो किसके बराबर हो गया? G हो गया K के बराबर। समझ में आ गई बात? क्लियर है? हमारे पास ये समझ में आ जानी चाहिए कि जो चालक तो होता है जी चालक तो है, वो चालकता के बराबर होता है। जी और के चालक और चालकता के बराबर। क्लियर? समझ में आया ये? चालकता आपको क्लियर समझ में आ गई होगी बिल्कुल। ये चालकता के बाद अब नेक्स्ट ऐसे ही एक मोलर चालकता होती है। देखते हैं मोलर चालकता को। जैसे आपने चालकता पढ़ी थी, बिल्कुल सेम ऐसे ही हमारे पास मोलर चालकता है। मोलर चालकता में आपको जैसे कोई एक पात्र है, उस पात्र में भी सेम एक वही है एनोड और एक कैथोड है। तो एनोड और कैथोड की कंडीशन क्या है? एनोड, दूसरा क्या है? कैथोड। दोनों के बीच का वही 1 सेंटीमीटर ये है क्षेत्रफल है, और इनके बीच की 1 सेंटीमीटर की दूरी यही है। बस आयतन वहाँ पे क्या है? जो चालकता थी हमारी, उसमें तो चालकता क्या थी? मैं चालकता के लिए भी यहाँ पे बना दूँ एक बार। पिछला जो हमने चालकता पढ़ी है उसमें भी वही सेम बात यही थी, 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और यहाँ पे 1 सेंटीमीटर। ये जो चालकता के लिए है,
ये मोलर चालकता के लिए। फ़र्क देखना इनमें क्या क्या है, मोलर चालकता वाले में और चालकता वाले में, इनमें ही फ़र्क आप समझ पाओगे। जो चालकता होती है, चालकता, उसमें जो आयतन होता है, जो जल होता है आयतन, वो एकांक होता है। कैसा? एकांक आयतन, मतलब फिक्स आयतन तो फिक्स होता है, चाहे आप कितने भी उसके अंदर मोल ले लीजिए, मोल कितने भी हो, जो आयतन के मोल होते हैं मोल अलग होगा, वो मोल फिक्स नहीं होते। यहाँ पे जो आयतन है वो फिक्स है और मोल फिक्स नहीं है। समझ में आ गई बात? तो ये कंडीशन है। मोलर चालकता में क्या है कि मोल कितने ही हो, मोल हमारे पास कितने ही हो, मोल हमारे पास सॉरी फिक्स होंगे, और यहाँ पे आयतन जो होगा वो फिक्स नहीं होगा। आयतन क्या है हमारे पास, चाहे आयतन यहाँ पे कितने लो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मोल हमारे उतने उतना आयतन लेना जितना इसमें मोल फिक्स होंगे। अगर 1 मोल के लिए लगाया तो आयतन भी 1 मोल के लिए, चाहे जितना भी हो, हमें 1 मोल कवर करना हो उसमें, उस आयतन में। बात आ गई समझ में? तो आयतन हमारा फिक्स नहीं है, मोल फिक्स है। मोल मतलब अणु, अणु के लिए। समझ में आ गई बात कि अणु के लिए। अब बात करते हैं हमारे पास की जो एकांक आयतन की चालकता होती है वो कापा होती है। एकांक आयतन की जो चालकता होती है वो कापा है। अब अदरवाइज ये चीज़ आप तो चालकता और मोलर चालकता में कंडीशन समझ में आ गई होगी। यहाँ पे आयतन फिक्स है, सॉरी मोल फिक्स है, आयतन फिक्स नहीं है। तो आयतन तो हमारे पास फिक्स नहीं है, यहाँ पे मोल फिक्स है। ये क्लियर है ना? आयतन हमें चाहे कितना भी ले लो, पर लेकिन मोल हमारा उस आयतन में 1 मोल होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 1 मोल। फिक्स नहीं होगा यहाँ पे आयतन। यहाँ पे आयतन कितना होगा? 1 मिलीलीटर लेना पड़ेगा। मोल हमारे फिक्स नहीं है। 1 मिलीलीटर के अंदर कितना है, मोल कितने भी हो, मोल हमें कितने भी लेने हो, लेकिन आयतन हमें 1 मोल लेना होगा। बात आ गई समझ में? दोनों की कंडीशनों को थोड़ा ध्यान से देखना, चालकता और मोलर चालकता में। देखते हैं हमारे पास वही कंडीशन। यहाँ पे मोल फिक्स है कि मोल कितना लेना, 1 मोल विद्युत अपघट्य के विलयन में जितने इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है, तब चालकता मोलर चालकता कहलाती है। समझ में आ गया? यहाँ पे मोल फिक्स है, यहाँ पे मोल फिक्स नहीं है। देखते हैं कि हमारे पास जो चालकता है, अगर एकांक आयतन की चालकता हो जाए, एकांक आयतन की चालकता, आपको पता ही है कि एकांक आयतन की चालकता क्या होती है? कापा होती है, के। जब कापा है एकांक मतलब आयतन फिक्स है तो कापा होगी। लेकिन अगर आयतन मैं फिक्स ना रखूं, मतलब आयतन कुछ भी ले लूं, तो वो वी आयतन ले लिया मान लीजिए, वी आयतन की चालकता कितनी होगी? तो एक आयतन की मतलब फिक्स आयतन है तो के है, एक की जगह 2 आयतन ले ली तो 2 के होगा, 3 आएगा तो 3 ले लूंगा, 4 होगा तो 4, 5 ले लूंगा तो 5, ऐसे ही वी ले ले तो वी के लिए वी इंटू किया जाना, या के इंटू वी बोल दो। समझ में आ गई बात? के इंटू वी हमने बोल दिया यहाँ पे कि चालकता हमारे पास क्या होगी, वी आयतन की चालकता के इंटू वी, और वी आयतन की चालकता को हम क्या बोलते हैं? लैम्डा एम इंटू के इंटू वी। आपको मैं बता दूं, जो लैम्डा एम मैंने ऐसे बनाया है, जो स्मॉल होता है, स्मॉल लैम्डा तो हमारे पास ऐसा होता है, और कैपिटल कैसा होता है? कैपिटल होता है ऐसे वाला। ठीक है? तो चालकता होगी मोलर चालकता लैम्डा एम, वो होती है के इंटू वी। इस तरह से हमारे पास ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो लैम्डा एम इजिकल टू के इंटू वी, ये भी हमारा एक मेन फॉर्मूला है। इसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन भी करेंगे और अब हमारे पास ये मेन फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। आगे जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, चालकता और मोलर चालकता में सांद्रता का क्या प्रभाव होता है, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। स्टूडेंट्स, ये चीज़ आपको टॉपिक को समझना होगा, आगे तभी समझ में आएगा। इसको अच्छे से कवर करना, नोट्स बना रहे हो तो नोट्स बनाते रहना, कोई टॉपिक समझ में नहीं आए तो मुझको कमेंट कर देना। स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक भी करना, कमेंट भी करना, शेयर भी करना। कोई स्टूडेंट्स नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू स्टूडेंट्स।